हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से होती है, हमारे सपनों से होती है, हमारे हौसलों से होती है, हमारी सोच से होती है। कहा जाता है कि नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, लेकिन उनका क्या जिनके पास नजरें ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में जिनका नज़र ही नहीं है। उनके नज़ारे कैसे बदलेंगे, लेकिन उनको उनके भी नज़ारे बदलने के लिए उनके पास भी और भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे लुई ब्रेल साहब के बारे में। अभिवादन स्वीकार कीजिए भारत भूषण का। और आज हम लोग बात करेंगे लुई ब्रेल साहब के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुई ब्रेल साहब का जन्म 1809 में 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के कुपरे में हुआ था। और वह एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिताजी हरनोस का कार्य किया करते थे, जो कि घोड़ों के लगान बनाने का काम, घोड़ों के रखरखाव के लिए, चाहे चाबुक बनाना हो, घोड़ों के लिए जो चमड़े बनाने होते थे, आंखों पे जो पट्टियां लगाई जाती थी, उसका वो काम किया करते थे। और एक प्रसिद्ध, अपने इलाके के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अच्छा कार्य करते थे, अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे। उन्हीं के घर में पैदा होते हैं लुई ब्रेल साहब। जब वो बचपन में, जब वो छोटे थे, 3 साल के थे, तो हर एक छोटे बच्चे का सपना होता है, इच्छा होता है कि वह माँ बाप के साथ जाए और सीखे। उनकी भी ललक थी, इच्छा थी। वह अपने पिताजी के दुकान में जाया करते थे। उनका दुकान, उनके पिताजी का दुकान घर के बगल में ही था। एक दिन की बात है, जब उनके पिताजी दुकान में काम कर रहे होते हैं, उसी समय ब्रेल साहब आते हैं और कुछ बड़े बड़े औजार को उठाकर प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ काम करने सीखें। उनके पिताजी उनको डांटते हैं और वहां से बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, चोट लग जाएगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और बिना चोट लगे, बिना दुख, किसी बच्चे को दुख हुए, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशियां होती हैं। तो वो मान जाते हैं। और कुछ दिनों की बात है, जब उनके पिताजी, साइमन रेने ब्रेल नाम रहता है उनका, वो घर पे रहते हैं। सुबह ही एक ग्राहक आता है और कहता है कि मेरे पास मेरा काम कर दो। तो लुई ब्रेल साहब उठते हैं और बिना बताए, माँ बाप के बिना बताए, वो दुकान में चले जाते हैं। सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो मेरी एक पहचान बनेगी, पिताजी बहुत खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे। तो इस उद्देश्य से वो जो है उस व्यक्ति का काम करने के लिए, उस ग्राहक का काम करने के लिए दुकान में जाते हैं। और चमड़े की पट्टी में छेद करने के लिए, जो उनका पारंपरिक काम था, एक तरह से जो उनके पिताजी काम किया करते थे, तो सीख रहे होते हैं। बच्चा सीखता भी है बचपन से, तो सीख रहे होते हैं। तो उनको लगा कि आज पिताजी नहीं है, आज अच्छा मौका है मुझे भी इसमें कुछ आजमाने का, काम करने का। तो चमड़े की पट्टी उठाते हैं और कुछ औजार, भारी औजार उठाते हैं छेद करने के लिए, चमड़े में छेद करने के लिए। तो जैसे ही उठाते हैं वो उसमें छेद करने के लिए इशारा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पिता इतना तो बल था ही नहीं, 3 साल के वो थे बेसिकली। तो जैसे ही उठाते हैं तो औजार जो है ऊपर उठ जाता है हवा में, जैसे ही बल लगाते हैं हवा में उठ जाता है। और औजार नुकीला होता है, जिसके वजह से वह औजार उड़कर, उछलकर हवा में आकर उनके बाएं आंख में लग जाता है। जब वो बाएं आंख में लग जाता है, उसका जो दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। जैसे उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, उनके घर से उनके मम्मी पापा, माँ बाप, 2 बहनें, भाई दौड़ कर आते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया। उनके सामने उनकी आँख बुरी तरह से लहूलुहान हुई पड़ती है। उनके माँ बाप सोचते हैं कि अब इसका क्या होगा। फिर वो, चूंकि वहाँ से हॉस्पिटल जो है लगभग 40 मील दूर था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय ले जाना बहुत मुश्किल था। गांव की ही एक महिला जो है आयुर्वेदिक रूप से जो कुछ उपचार किया करती थी, हर्बल के रूप से उपचार किया करती थी, तो वहां ले जाते हैं। और वो महिला लुई ब्रेल साहब की आंख में हर्बल का कुछ गीला करके कपड़े से आंख बांध देती है। जैसे ही आंख बांधती है, कुछ समय बाद एक आंख में इन्फेक्शन हो जाता है और उसका प्रभाव दूसरे आंख पे
पड़ता है और इस तरह से ब्रेल साहब की दोनों आंखें चली जाती है और वो सदा के लिए अंधे हो जाते हैं। मित्रों, बात यहीं तक नहीं रुकी। उनके पिताजी ओजस्वी थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अपने बेटे को कैसे पालना है। वो आगे उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी रास्ता अग्रसर करते हैं, तैयार करते हैं और उसको चलने के लिए एक छड़ी तैयार करते हैं, एक डंडा तैयार करते हैं। और जब वो डंडा तैयार करते हैं ताकि उसके सामने जो भी आने वाली वस्तुएं हैं उससे मेरा बच्चा टकरा नहीं जाए, उसकी आवाज को पहचान सके, उसको समझ सके, उससे सीख सके, ताकि आने वाले उसके जीवन में बाधाएं न आ पाए, तो उसके लिए उन्होंने एक स्टिक तैयार किया, छड़ी तैयार किया, जो आज हम लोग देख पा रहे हैं। जो हर एक ब्लाइंड के हाथ में जो छड़ी देखते हैं, तो उसकी शुरुआत लुई ब्रेल साहब के पिताजी की ही देन है। तो ब्रेल साहब के पिताजी ने एक छड़ी दिया और कहा कि बेटा इससे चलना है आपको। कुछ दिन बाद उस गांव में एक पादरी का आगमन होता है, नए पादरी का आगमन होता है और वह बोलते हैं कि ये जो आपका बेटा है वो पढ़ेगा। तो उनके माँ बाप भी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े। ब्रेल साहब को भी बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा थी, बहुत पढ़ने में अच्छे थे। उनको लगता था कि मुझे भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पादरी साहब के यहाँ 1 साल वो पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका ब्रेल साहब का मन भर जाता है। तो पादरी साहब से कहते हैं कि हमको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाइए। तो पादरी साहब एक स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जहां पर लेकिन चैलेंजेस थी इसलिए क्योंकि उनको ले कौन जाएगा, ले आएगा कौन घर से, स्कूल से कौन ले आएगा, स्कूल घर से स्कूल कौन ले जाएगा। तो ब्रेल साहब के एक अच्छे मित्र हुए, वो उनका दामन पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है लुई ब्रेल साहब को अपने इनके घर से ले जाऊंगा स्कूल के लिए और स्कूल से घर ले आऊंगा। तो मित्र हो तो ऐसा हो, ब्रेल साहब के दोस्त के जैसा हो, है ना, जो हर कदम पे साथ दिया। फिर आगे जो है लगातार वो 3 साल तक उसमें पढ़ाई किए, अच्छा प्रदर्शन करते रहे। जो भी टीचर्स, शिक्षक पढ़ाते थे, क्योंकि सुन सकते थे सिर्फ, तो सुनने के माध्यम से वो सारी चीजों को याद कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ, 3 साल उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद वहां से वो निराश होने लगे कि कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, जानने को नहीं मिल रहा है। पादरी साहब और वहां के प्राचार्य साहब के ने आपस में मंत्रणा किया और सोचा कि इसको जो है एक अच्छे संस्थान में हमको डालना चाहिए। तो वहां पर पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में एक ही स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल का नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ करके एक संस्था थी। तो उसमें उनके पादरी साहब ने उनके माता पिता से, लुई ब्रेल साहब के माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ का आवेदन करो, फॉर्म भरो। लुई साहब अंदर से बहुत टूट चुके थे, बोले कि नहीं, मैं अपने बेटे को इतना दूर नहीं भेज सकता था, क्योंकि वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे था। तो सब माँ बाप को चिंता होती है, घबराहट होती है कि हम बच्चे को कैसे उतना दूर भेजे, एक तो ऊपर से ब्लाइंड, और उस दौर में ब्लाइंड, जिस दौर में ब्लाइंड सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने का कार्य करते थे, गीत गाने और का कार्य करते थे, जिनको जो कि किसी दूसरे पर सहारा, किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो उस दौर में माँ बाप को बहुत चिंता होने लगी, लेकिन पादरी साहब की बात को उन्होंने माना और रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ में उन्होंने आवेदन किया और उनका आवेदन स्वीकार हुआ और तब जाकर जो है ब्रेल साहब उसमें दाखिल हो पाए। जैसे ही ब्रेल साहब जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि महसूस किया उन्होंने कि वहां की जो बिल्डिंग्स थी वो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, नमी हो चुकी थी। वहां के जितने भी छात्र थे परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वहां भूख, मतलब कि वहां भोजन भी कम दिया जाता था। तो इसको, परेशानी को ध्यान में रखते हुए, खैर ब्रेल साहब को इतनी दिक्कत नहीं हुई, वह इस चीजों में मच गए और मचते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसी दौरान उन्होंने संगीत भी साइड से सीख लिया था। वो गिटार, संगीत भी बजाना उन्होंने सीख लिया। सेलो और पियानो जैसे क्लास को उन्होंने अलग से शुरू कर दिया था, सीखना शुरू कर दिया था। उसी दौरान
उसी दौरान उसी समय की बात है, विद्यालय में पढ़ने के लिए पुस्तकों की उपलब्धता भी बहुत कम थी। तो उस समय, उस दौर में मोटी जिल्द पर मोम चढ़ाई जाती थी और उस पे शीशे से अक्षर उकेरा जाता था। जो आज के अल्फाबेट्स है, वर्णमाला है, उसको उकेरा जाता था। उस उकेरने की पद्धति को एम्बॉक्सिंग कहते हैं। एम्बॉक्सिंग जिसको कहा जाता था या कहते हैं, तो बेसिकली वो बहुत भारी और मोटा हो जाता था और उसको पढ़ने में, एक वर्ड को एक पेज पर उकेरने में लगभग बहुत टाइम लग जाता था। और लेकिन क्या था, उसकी विशेषता क्या थी? उस समय कोई पुस्तकें नहीं थी, वही एक पुस्तक माध्यम था जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध था। तो ऐसे में देखा जाए तो पुस्तकें मोटी हुआ करती थी, मोम की बनी थी, भारी हुआ करती थी और एक पेज में एक या दो ही शब्द आ पाते थे। इससे क्या होता था, अगर लंबा सेंटेंस पढ़ना होता था तो अगला सेंटेंस भूल जाते थे बच्चे। तो कुछ समय की बात है। फिर आगे जब देखते हैं हम लोग, एक दिन की ऐसी ही बात है कि उस संस्था में एक फ्रांस के सेवानिवृत्त कप्तान जो है, उनका नाम होता है बर्बियर साहब, चार्ल्स बर्बियर साहब आते हैं विजिट करने के लिए और सोचते हैं कि इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ खोना चाहिए। तो जब वो सैनिक होते हैं चार्ल्स बर्बियर साहब अपने समय में, तो सैनिकों को लड़ने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए वो डॉट और डैश जैसे संकेत माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश के माध्यम से पहुंचाएंगे तो कोई देख लेगा, सैनिक देख लेते थे, उन पे हमला कर देगा। तो उससे बचने के लिए गुप्त मार्ग में भी, अंधेरे कमरे में भी, सुरंग में भी डॉट और डैश के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने आविष्कार किया था। तो सैनिक बेसिकली इससे बहुत कुछ सीख नहीं पाते थे, चाहते थे कि यह डैश और डॉट पद्धति जो है ये ब्लाइंडों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वो आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास जो कला है जो हम सैनिकों को देते थे, हम चाहते हैं कि हमारे जो ब्लाइंड बंधु हैं, जो दृष्टि बाधित बंधु हैं, उससे उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए, पढ़ने लिखने की सुविधा मिल पाए। तो डॉट और डैश पद्धति बोलते हैं। वो नुकीली चीजों से उकेरी जाती थी, लेकिन वह भी एक जटिल प्रक्रिया था। तो खैर उसमें हमारे लुइस ब्रेल साहब लगे रहे और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, इसीलिए कहा जाता है कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसे डॉट पद्धति को, जो डॉट सिस्टम को नया जन्म दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। और उन्होंने, लुइस ब्रेल साहब ने वो करके दिखा दिया और उन्होंने डॉट पद्धति से 6 देख रहे होंगे, 6 डॉट के माध्यम से उन्होंने यह बता दिया कि हम एक नए आविष्कार की ओर, हम भी पढ़ लिख सकते हैं, नए आविष्कार की ओर उन्होंने अपना रास्ता अग्रसर किया। फिर आगे जो वहाँ के निदेशक थे, निदेशक के पास वो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एक डॉट का आविष्कार किया है, डॉट सिस्टम का आविष्कार किया है। निदेशक साहब पहले तो चौंकते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा बताओ। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और लुइस ब्रेल साहब हार्ड पेज लेते हैं और स्टाइलिश के माध्यम से वो गोदना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जैसे ही न्यूज़पेपर का कुछ पंक्ति, कुछ पैराग्राफ्स खत्म करते हैं डायरेक्टर साहब, निदेशक साहब, फिर बोलते हैं कि जो तुमने लिखा है उसको पढ़ कर बताओ। तो जब उस समय पुस्तकें नहीं थी, जब हम लोग अम्बेसिंग की बात कर रहे थे, तो ब्रेल साहब की जो उंगलियां थी वो मैच्योर हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी डॉट को पढ़ने के लिए। फिर वो डॉट पे हाथ लगाते हैं और फटफट पढ़कर जो है सरसरी निगाह से, सरसरी ध्यान में एक साथ रटपट पढ़कर जो है सुना देते हैं। निदेशक साहब बहुत आश्चर्य से देखते हैं उनको और प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि तुमने जो काम किया है यह ब्लाइंड जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और वो जो है एक पत्र लिखते हैं फ्रांस के सरकार को और बोलते हैं कि ये जो डॉट पद्धति है, इससे अंधे व्यक्तियों का, ब्लाइंड लोगों का कल्याण हो सकता है। तो
खैर सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ दिनों बाद एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगता है और उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, अपना अपना प्रदर्शनी दिखाते हैं, नए नए चीज़ों को दिखाते हैं। उसमें हमारे ब्रेल साहब भी जाते हैं और उस जाने के सिलसिला में कहते हैं कि और उसमें जो भी आता है उससे उनसे पूछता है, पढ़वाता है, तो वो बखूबी बाकायदे से पढ़कर बता देते थे सारी चीज़ों को, जो सही हुआ करता था। उसमें राजा साहब भी आए रहते हैं, फ्रांस के राजा भी आए रहते हैं, वह भी उस स्टॉल पे जाते हैं और देखते हैं कि ब्रेल साहब जो अंधे रहते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनसे भी वो पढ़वाते हैं और पढ़वाने के बाद वो कोई रिस्पांस नहीं करते हैं, उसको उनको वित्तीय मदद भी नहीं देते हैं। इस तरह से काफ़ी नाराज हुए, निराश हुए लुइस ब्रेल साहब, जो कि 1934 में जो है वो एक अस्थाई पद पे प्रोफेसर के अस्थाई शिक्षक के पद पर उसी विद्यालय में वो कार्य भी करने लगे थे, जिनकी एक पुस्तक भी आई ब्रेल में पूरी लिखी हुई 1827 में। ठीक है, तो निराश होने लगे, फिर वो आते हैं वापस और कुछ समय बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगती है और जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनको टीबी हो रखा है, तपेदिक जिसको बोलते थे। तो उस समय 1850 से 40 के दशक में देखा जाए तो इलाज बहुत कम था, इलाज कुछ था ही नहीं सिवाय कि पानी और हवा के। तो अक्सर वो धूप में ही लिया करते थे, क्लास भी कम करने लगे थे और अक्सर वो अपने गांव कुपरे जहाँ पे वो पैदा हुए थे वो जाया करते थे, क्योंकि समय बिताना था उनको। और इस तरह से वो जो है 1852 में उनका देहांत हो जाता है और उनकी मृत्यु के बाद जो है 1887 में 1878 में एक कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस संगठन के द्वारा जितने ब्लाइंड पीपल होते हैं एक आवाज उठाते हैं और यूएन से यह डिमांड करते हैं कि ब्रेल को, जिसको लुई ब्रेल साहब ने जन्म दिया था, ब्रेल को हर भाषा में डिकोड होना चाहिए, अर्थात ब्रेल का समावेशन हर भाषा में होना चाहिए। जो आज हम विभिन्न स्थलों पर देखते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, लिफ्ट हो, विद्यालय हो, बैंक हो, आप हर जगह उसका यूज देख सकते हैं। इस तरह से ब्रेल का योगदान हमारे ब्लाइंड पीपल्स के लिए, हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए, जो नेत्रहीन लोग हैं। लेकिन अगर इस बात को अगर हम देखें तो समाज में उनको यह एक समावेशन का एक कारक बना, जो कि उनको आत्मविश्वास दे सकता है, आत्मविश्वास दे रहा है। नहीं तो अगर हम पहले दशक 200-250 दशक पहले की बात करें तो वो गीत गाते थे, वो भीख मांगते थे और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते थे। ब्रेल ने एक ऐसा योगदान दिया जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और समाज में एक मुख्य धारा के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे लुइस ब्रेल साहब को दिल से सैल्यूट करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ब्रेल साहब के दिवस पर 4 जनवरी जो ब्रेल साहब का दिवस मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है, उस दिन आइए हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करें। और सिर्फ ये ब्रेल जो है ब्लाइंड पीपल्स के लिए नहीं है, आइए हम सभी लोग को एक भाषा के रूप में सीखना चाहिए, जिससे कि समाज में नए समावेशन का कार्य हो सकता है। ब्लाइंड भी, जो ब्लाइंड है बेसिकली जो डिसेबल्ड जिनको बोलते हैं, वो डिसेबल्ड नहीं है, वो स्पेशली एबल्ड हैं, जिससे कि उनके पास जो अदर चार जो है सेंस है, अगर आंख नहीं है तो नाक, कान, जीभ और त्वचा से सीख सकते हैं, वातावरण के साथ संघर्ष करके सीखते हैं, समाज में रह करके सीखते हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, जैसे हमारे ब्रेल साहब ने स्थापित किया। तो ब्रेल दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।